जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस है 10th क्लास की, इट इज इमटेरियल। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करनी है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है। आगे चलें जरा। अब आप देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पेरेंट्स ने बोला कि भाई चलो ठीक है कॉमर्स ले लेते हैं, या फिर आपको लगा कि क्या साइंस मुश्किल पड़ेगी, ह्यूमैनिटीज, ओहो या ऐसे आवाज निकलती ह्यूमैनिटीज नहीं, हमसे ना हिस्ट्री पढ़े जाए ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ा जाए। और क्या बोल रहे हैं पेरेंट्स, मेरे सीए हैं, या मेरा भाई बहन ने किसी ने पढ़ाई करी थी और कोई ऑप्शन ही नहीं था, चलो भाई कॉमर्स लेके चलते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी पेरेंटल फोर्स तो नहीं है ना किसी के ऊपर। तो अगर पेरेंटल फोर्स नहीं है तो चीजें आपकी स्मूथ चलेंगी, आपको आसानी होगी करने में, ठीक है। अब आप देखिएगा जरा यहाँ पर, अगर आपने वाकई लिया है सब्जेक्ट अपनी चॉइस से, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू फील वेरी इजी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कोड हमारा 055 होता है, ये आउटडेटेड हो चुका है, मालूम है ना। ये गांधी बाबा चलेगा, रिजर्व बैंक ने इन्हें वापस ले लिया, लेकिन जब हम लोग प्रेजेंटेशन लेके चल रहे थे उस समय काफी अच्छा चलता था। आगे चलेंगे जरा, देखिए छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है क्या है कि बेसिक एप्टीट्यूड चाहिए होता है, कॉमन सेंस और लॉजिक चाहिए होता है। अभी मैं बताऊंगा कॉमन सेंस और लॉजिक कैसा चाहिए होता है आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपको चाहिए प्लस, आपको चाहिए माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन चाहिए, परसेंटेज निकालनी, और फ्रैक्शन का प्लस माइनस करना, जैसे 1/2 प्लस 3/4, या 3/4 माइनस 1/2, ये आपको करना आना चाहिए। परसेंटेज डिकोड करना चीजों का, दैट इज ऑल्सो असेंशियल। और थोड़ा पेशेंस। कई बार पता क्या होता है, आंसर नहीं मिलता हमारा, बच्चा मारता क्रॉस, और जब बच्चा क्रॉस मारता है तो गया क्वेश्चन, बाद में पता चलता है वो तो ठीक था। पेशेंस थोड़ा सा रखना होता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू टीच यू स्पीड, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन एंड कंसेप्ट। प्रैक्टिस आप लोगों का काम है, उसी के साथ आप लोगों को काम करना है। आपके सीनियर पीछे मन मन मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी मैंने यही बात बोली थी, सब कुछ कराया था, लेकिन लोगों ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। कुछ नहीं, आगे देखते हैं। अगर कोई मुझे बोले कि भाई एक छोटा सा स्कूल है, कि मुझे समरविल स्कूल दिखा दो, या मुझे एमिटी स्कूल दिखा दो, या मुझे खेतान दिखा दो, तो दिखा दोगे क्या? आप उठा के लाओगे, ये ले खेतान है, ये समरविल है, ऐसा होगा क्या? अगर स्कूल दिखाओगे तो क्या दिखाओगे? या किसी टीचर को पकड़ के ले आओगे, चलो ये है खेतान, ये है समरविल, ऐसा करेंगे क्या? यू कैन शो द बिल्डिंग। और क्या बिल्डिंग से स्कूल बनेगा? ठीक है। अकाउंटिंग में कैसे लैंग्वेज के जो हमारे फ्रेजेस होते हैं उनको हम कोड करते हैं, डिकोड करते हैं, वो देखेंगे जरा यहाँ पर। आगे देखें जरा। और एक बात हमने बोली है, कॉमन सेंस ज्यादा कॉमन नहीं होती। लोगों को लगता है हमारे अंदर कॉमन सेंस है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है। और अकाउंटिंग में स्पेशली यहाँ होता है। हमारे छोटे से स्कूल में जब हम लोग किसी तरह के पेपर सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी चीजें डालते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, आप बिल्डिंग को दिखा सकते हो, जमीन को दिखा सकते हो, फर्नीचर को दिखा सकते हो, लेकिन स्कूल को नहीं दिखा सकते हो। कैसे दिखेगा स्कूल? स्कूल तो इनविजिबल है, वो तो क्या है। लेकिन फिर भी क्या होता है, स्कूल के नाम पे क्या होते हैं, अब बच्चे एनरोल होते हैं, स्कूल के नाम पे बच्चे बोर्ड का एग्जाम लिखते हैं, स्कूल के नाम पे बच्चों के सर्टिफिकेट बनते हैं, स्कूल के नाम पे बच्चों के टेस्टिमोनियल बनते हैं, स्कूल के नाम पे बच्चों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग में क्या बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। स्कूल इज व्हाट? School is not real. Is it not as real as I am here in front of you, as you guys are in front of me? स्कूल रियल नहीं है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अकाउंटिंग में रियल है या आर्टिफिशियल है कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग आइडेंटिटी होती है। भाई अगर ऐसा होता, कंपनी जो होती है ना, जैसे मान लो क्या नाम है आपका, अ, सारेन्य अपने घर से निकलती है, और ये गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन में जाती है, बोले पापा आई एम गोइंग टू मीट मेट्रो टुडे। बट जैसी मेट्रो आती है, चिपक के बोलते, हाय री कैसी थी तू, बहुत दिनों बाद मिल रही है आज तो, है ना। गार्ड कहता है अरे भाग यहाँ से, लड़की क्या करने आई है इधर। तो वाकई शी कैन मीट द मेट्रो। और किसी के मन में आया आज तो मैं मेट्रो से बिल्कुल मिलूंगा, पटरी पे जाके लेट गया, पुलिस उसे सुसाइडल का केस बना के जेल डाल देगी? नहीं होगा ऐसा। लेकिन दिल्ली मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, दिल्ली मेट्रो लोन लेती है, दिल्ली मेट्रो फॉरेन कोलेबोरेशन करती है रेल के डब्बों के साथ। और दिल्ली मेट्रो में लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, उसमें दिल्ली मेट्रो की स्टैंप लगती है, लेकिन कौन साइन करता है? जनरल मैनेजर साइन करता है, एचआर मैनेजर साइन करता है। तो दैट इज एन आर्टिफिशियल आइडेंटिटी। तो आगे चलें जरा। स्कूल इनविजिबल होता है, लेकिन क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। जैसे यू आर वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट ऑफ मुकेश अंबानी, द चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है जी। आर यू वर्किंग फॉर मुकेश अंबानी, और यू आर वर्किंग फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, और यू आर वर्किंग फॉर बोथ? ये है क्वेश्चन, आप जवाब दीजिए ऑनलाइन में। बताएं मुझे जरा सबसे पहले अक्षिता, क्या आप यस। मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, या दोनों के लिए काम कर रहे हैं? फिर ये बच्चा मुझे बताएंगे, बताओ ऑनलाइन में बताइए।
अब बोल, कुछ तीनों में से एक जवाब होगा आपका आंसर है। सर फॉर बोथ। ये करिए बोथ, बाकी बताइए। सर हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो एक ने रिलायंस बोला, एक ने बोला बोथ, आप बताइए। डिपेंड क्या करता है, दिख रहा है सबको सामने। कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, अंडरस्टैंड, ये बात ध्यान रखना। बोथ, चलो बोलो। बोथ। ये उधर, रिलायंस के लिए। मुकेश इधर, इधर, ठीक है, क्या बोले? मुकेश अंबानी के लिए। कुछ ने बोला बोथ, कुछ ने बोला मुकेश अंबानी के लिए। जरा देखें क्या दिखता है आगे। देखें क्या है। आइए देखें। इफ यू आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, ध्यान से समझना, कंपनी आर्टिफिशियल। इफ यू आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो मुकेश अंबानी के साइन नहीं होते उसमें, उसका जो सीईओ होगा, जो मुकेश अंबानी ने अपने नौकरी पे रखा है, उसका साइन होगा। वर्किंग फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड नॉट फॉर मुकेश। बट इफ यू आर अपॉइंटेड बाय मुकेश अंबानी पर्सनली, तो आप क्या कहलाएंगे? तब आप बन जाएंगे क्या? मुकेश अंबानी के। एंटीलिया में अगर आपको नौकरी दे दी है किसकी, ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजर की नौकरी दे दी, उसमें तो पता नहीं कितने लोग काम करते हैं। अब अपॉइंटमेंट कौन होगा? मुकेश अंबानी भी नहीं, साइन उनकी वाइफ करती हैं, नीता अंबानी साइन करती है, वो नहीं करते तब भी साइन। तब आप क्या कहलाएंगे? तब आप उनके पर्सनल स्टाफ का पार्ट बनेंगे। लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ, तो क्या कहलाएंगे आप? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आप एम्प्लॉय कहलाएंगे। ये डिस्टेंस है भाई, ठीक है। मुकेश ने हायर किया, यू आर एम्प्लॉय फॉर देम, उसका अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन किसका? आप उसके एम्प्लॉय हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का होगा तो किसके होंगे? दोनों का हो ही नहीं सकते। इज इट ओके? काउंटिंग में इस तरह की चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ये तो, कुछ अलग है ही नहीं। और आगे चलें जरा, देखें जरा। अब आप देखिए जरा, बेसिक अर्थमेटिक्स है ना, मतलब ये सिंपल जो मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शंस का, डिवीजन प्लस माइनस परसेंट मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको आना चाहिए, इससे ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, टेबल कहाँ तक आती है आप लोगों को? 13 की बात तो हमने पढ़ना ही छोड़ दिया था, है ना। सबसे मुश्किल टेबल 13 की लगती है। 13 14 की टेबल, उसके बाद 15 16 17 तो बाप रे बाप, प्राण घातक टेबल होती है। 18 तो याद ही नहीं रहती है, ठीक है? अगर आपको वाकई आईपी मैट क्रैक करना है 12th के बाद, या आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, आई सजेस्ट यू 30 तक की तो टेबल याद कर लें। बिलीव मी, वन ऑफ माई स्टूडेंट फ्रॉम डीपीएस मथुरा रोड, मैंने उसको बोला था 30 तक की ये टेबल याद कर लें, उसने याद करी, ठीक है। एसआरसीसी में गई वो, सुखदेव कॉलेज का क्रैक हुआ, दोनों के दोनों कॉलेज में, ठीक है। लेकिन फाइनली उसने एसआरसीसी ज्वाइन करा, क्योंकि उसके फादर का एस्पिरेशन था कि वो एसआरसीसी ज्वाइन करे। मैं सुखदेव कॉलेज में उसका ऑल इंडिया 5th रैंक था, ठीक है। अब कहाँ पहुंची है पता है वो लड़की? ये नहीं बोलेंगे 30 तक टेबल याद कर लो हम भी पहुंच जाएंगे। वॉटन बिजनेस स्कूल जो होता है, वर्ल्ड का नंबर 1 माना जाता है बिजनेस स्कूल, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया यूएस है, वॉटन बिजनेस स्कूल में शी इज डूइंग हर मास्टर्स फ्रॉम देयर। वहाँ सिलेक्शन ही नहीं होते लोगों की, इज देयर। तो ये नहीं कि 30 तक की टेबल याद करो तो आप भी वॉटन बिजनेस स्कूल पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? और मैं बताऊंगा आपको कि अभी शायद 26 से लेकर 24 से लेकर और शायद 30 तक मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को लेकर वॉटन बिजनेस स्कूल जा रहा हूँ। हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट कंपटीशन जीता था, ग्लोबल फाइनलिस्ट है। अगर उनके वीजा लग जाएंगे तो आई विद देम, आई गो विद देम, तो हम लोग वहां जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अपने स्कूल में आप ट्राई करें। और 11th क्लास में इज आइडियल सिचुएशन। और चलते आगे थोड़ा सा। अच्छा, आ, यार यहाँ देखिए जरा, अभी हमने थोड़ा सा पार्ट करते हैं हम लोग, देखिए फुल करिए यहाँ पर। ये ज्यादा ही पीछे चला गया ये, और मैं अपना क्लिक कर लाना भूल गया। जरा देखिए, 25% ऑफ 170, हम तो वही करेंगे ना। 170 इंटू 2.5 अपॉन में 100 करेंगे। कितना आसान है देखो। 170 का 10% कितना होता है? 17,000। आधा कर लूंगा तो 5%, उसका भी आधा कर लूंगा तो क्या आ जाएगा? हो गया। कितना मुश्किल है? अरे देखो, 1,70,000 का 2.5% है। अगर मैं मैथमेटिकली करने जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं? 170 2.5 अपॉन 100 करूंगा ना। मत करो ना ऐसा। को मालूम है 170 में से दो जीरो हट जाएगी तो क्या हो जाएगा? मतलब ये 170 है, एक जीरो हटेगी, 10/100 करूंगा मैं तो 10% तो मालूम है 17,000 रुपया होगा। 17,000 इज 10%, ठीक है जी। उसका आधा कर दूंगा तो 5% हो गया, उसका भी आधा कर दूंगा तो क्या हो गया? आसान। यहाँ देखिए, 278,5,775 है, कितना? 985 है। अगर मैं इसमें से 1000 माइनस कर देता हूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा, फिर 15 जोड़ दो, दैट इज मोर इजी।
या फिर आप ऐसे में, तो अगर ऐसे आप माइनस करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ कचरा होगा। लेकिन लॉजिकली सोचिए, 278,577 में से अगर मैं 1000 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? 277,577। और आपको मालूम है कि मैंने 15 ज्यादा माइनस कर दिया था, तो प्लस कर दे 15। यू गॉट योर आंसर। लॉजिकल तो है ये, इससे ज्यादा क्या? ठीक है। और शॉर्टकट हम लोगों को सीखने हैं, अकाउंटेंसी में इसी तरह की चीजें चलती हैं। लेकिन क्या होता है, ये बच्चे मानते नहीं है कहना। यहाँ देखिए, दिख रहा है आपके पास? और वो हमने एक दूसरी अप्रोच थी, या 1000 से करके आप कर सकते हैं तो भी हम काम चला सकते थे। ऐसा हो सकता था। तो थोड़ा लॉजिकल बनिए। दिस काइंड ऑफ लॉजिक विल हेल्प यू व्हेन यू आर गोइंग टू क्रैक योर वाला एग्जाम। ठीक है। डिकोडर वाला क्या होता है, जरा देखिए यहाँ पर। डिकोड करना किसे कहते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये डिकोडर छोड़िए, इसकी डेफिनेशन यहाँ देखिए। सोल्ड फर्नीचर टू अस, इसका क्या मतलब हुआ बताइए? सोल्ड फर्नीचर टू अस, हम खड़े हैं, किसी ने हमें फर्नीचर बेच दिया, क्या हुआ हमारे लिए? पहले ऑनलाइन पूछते हैं। बताओ भाई मुझे ऑनलाइन में, अक्षिता और ये नीरव, सोल्ड फर्नीचर टू एक्स, क्या मतलब है इस बात का? और सोल्ड फर्नीचर बाय अस, इसका क्या मतलब हुआ? सर सोल्ड फर्नीचर टू एक्स का मतलब कि एक्स पर्सन ने फर्नीचर खरीदा है। अरे नहीं, एक्स नहीं, अस, यूएस, अक्स, अस। अच्छा अच्छा अच्छा, अस का मतलब हमें सर हमें हमने बेचो, फर्नीचर, हमें। हमने फर्नीचर खरीदा है। सोल्ड फर्नीचर बाय अस मतलब हमने किसी और को बेचा है फर्नीचर। अक्षिता क्या बोलती है बताइए? सर सोल्ड फर्नीचर टू अस मतलब हमने अपने लिए फर्नीचर खरीदा है। सोल्ड फर्नीचर बाय अस। चलो ठीक है, कोई और बताइए, बताइए इसका क्या मतलब है? हाँ, तो मतलब परचेज हो गया, सीधी सी बात है। और ये सेल्स हो गया। बजाय सीधा लिखने के लिए हम बोल सकते थे ना कि परचेज फर्नीचर ₹5 लाख, उसकी जगह लिख दिया एक्स सोल्ड टू अस फर्नीचर ₹5 लाख। हमें लग रहा है सेल्स होगी, अरे सेल्स तो उसकी हुई, हमारी तो परचेज हुई ना। पहली बात समझिएगा, अकाउंटिंग में आपको क्या ध्यान देना है? अकाउंटिंग में आपको यह ध्यान देना है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी मेंटेन कर रहे हैं। यू आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द बिजनेस। आप बिजनेस के एम्प्लॉई हैं, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सोल्ड फर्नीचर टू अस बाय समृता, अगर मैंने ऐसा बोल दिया, समृता होगी कोई सप्लायर, उसने हमें बेचा। समृता की बुक्स थोड़ी बना रहे हैं, हम तो अपनी बुक्स बना रहे हैं। हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो परचेज है वो। सो विल राइट परचेज। ठीक है। और हमने लिखा सोल्ड फर्नीचर बाय अस, तो ये हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सेल्स है, हमने बेचा। तो सिर्फ कोड करना, डिकोड करना, और इस तरह से खेला जाता है। और चलें, ठीक है। अ, सबसे पहले क्या होता है, एक बड़ी परेशानी होती है कि पेपर करते समय ना हमें बड़ी दिक्कत होती है, एंग्जाइटी वाली परेशानी आती है। मैंने देखा है बच्चों को कि जब हमारे सब्जेक्ट का पेपर आता है, एक क्वेश्चन अटक गया, ठीक है, वो क्या करते हैं, पहले जैसे हमारे पास हमारे जो एग्जाम का स्ट्रेटेजी होता है, क्लास क्लास 12th की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, 11th में अलग अलग तरीके से चलते हैं। होता क्या है क्लास 11th में, 12th में, कि आपका 80 नंबर का तो थ्योरी का पेपर होता है पूरा, मतलब, और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। यू हैव टू टेक योर एग्जाम फॉर 80 मार्क्स। बोर्ड में 80 नंबर का पेपर, 34 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, एमसीक्यू होते हैं। 14 क्वेश्चन जो होते हैं आपके, वो डिस्क्रिप्टिव वाले होते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले वैसे चलते हैं। बच्चा क्या करता है, 15 मिनट का जो टाइम होता है उसमें एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करता है। देर आर सर्टेन क्वेश्चन जो कि चॉइस वाले होते हैं। चॉइस वाले क्वेश्चन में अगर आपने गलत चॉइस कर ली तो यू आर गॉन, यू आर स्लेन स्लेन ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, गए आप। गलत क्वेश्चन चूज कर लिया, नुकसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर बच्चा क्या करता है कि मैं तो 40 सैंपल पेपर करके गया था, 50 सैंपल पेपर करके गया था, मैं तो ये करके गया, वो करके गया। अच्छा बेटा, एग्जाम इज नॉट अ प्लेस वेयर यू हैव टू सेटिस्फाई योर पेटी ईगो। यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा, अबे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, चलो आगे बढ़ो। तो कभी भी, यहाँ भी बता रहा हूँ, मेरे कितने सारे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, इनके रिटेस्ट आ गए भाई एग्जाम में। क्यों? फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया, उसमें उलझ गए, खराब कर दिया पूरा पेपर, 20 नंबर छोड़ा है, 15 नंबर छोड़ा है। दैट्स नॉट डन। एक क्वेश्चन समझिएगा, 11th या 12th, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास सिर्फ 12 मिनट्स है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मिनट्स है, यानी कि 12 मिनट लग जाएंगे, 12 के 15 मिनट लग जाएंगे, उससे ज्यादा जा रहा है, ड्रॉप इट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा है अभी काम करने के लिए, तो सोचो। अच्छा, और 1 मार्कर एमसीक्यू है, 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई। अब उस एमसीक्यू के क्वेश्चन में आप लगा रहे हो 5 मिनट, 7 मिनट, तो यू आर कर्विंग द टाइम ऑफ द अदर क्वेश्चन। ऐसा नहीं करेंगे आप कभी भी। कोई फर्क नहीं पड़ता बोर्ड में सीक्वेंस क्या है, किसके हिसाब से काम करना है। आपको जो क्वेश्चन पहले आता है पहले उससे करिए, कोई नहीं बोलता आपको। 11th में टीचर बोलेंगे नहीं सीक्वेंस करे बोर्ड, कोई नहीं फर्क पड़ता। हम कितने, पता नहीं 25 सालों से बोर्ड के पेपर चेक कर रहे हैं और करवा रहे हैं, डजेंट मैटर।
होम एग्जाम में स्कूल के टीचर की मान लीजिए, बोर्ड में तो यू हैव फ्री हैंड। वैसे चलते हैं, ठीक है। आगे चलें जरा। अब देखिए जरा यहाँ पर, आ, 4 से 6 महीना हम बोल रहे हैं कि आपको कस्टम होने में लगेगा, लेकिन मेरे साथ सिर्फ 1 ही महीना लगेगा। 1 महीने के अंदर अंदर चीजें आपकी ग्रिप में आनी शुरू हो जाएंगी, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो कि आपको लग रहा है कि हाँ, जैसे मान लो हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताएंगे, उसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि 12th से रिलेटेड होती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका क्रक्स मैं आपको समझाऊंगा, और जब आप उसको 11th में समझेंगे तो 12th में यू विल फील योर सेल्फ इजी। वैसा करके चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझना, कि जो हम पढ़ाएंगे आपको, दैट इज एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल एंड थ्योरेटिकल चीज है। मैं 25 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद, 24 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद, अगर मैं मार्केट में अकाउंटेंट की जॉब लेने जाऊं तो कोई मुझे 15,000 रुपए की नौकरी नहीं देगा, क्योंकि आई एम इन थ्योरी, आई एम हियर टू टीच यू व्हाट आर द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कंप्यूटराइज कैसी होती है मुझे बिल्कुल नहीं आती है, नहीं आती मुझे। लेकिन मेरे बनाए हुए स्टूडेंट्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, सीएफए बन चुके हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बन चुके हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं, ठीक है, दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। ठीक है, बट आई हैव चूजन दिस फील्ड, सो आई एम हियर। तो ये नहीं है कि प्रैक्टिकली हमने, आपने बोला कि हाँ चलो पिताजी अब तो मैंने अकाउंटिंग सीख ली, आओ मैं आपकी अकाउंटिंग उठाता हूँ, नहीं कर पाओगे आप उससे। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिकल ना सीखे? अरे भाई समझिए, जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मोस्ट आइडियलिस्टिक फॉर्म इज अकाउंटिंग क्या है, तब तक आप कैसे पता लगाएंगे कि जो अकाउंटिंग चल रही है वो गलत है या सही है? तो हम क्या सीखते हैं यहाँ पर? मोस्ट आइडियलिस्टिक पैटर्न ऑफ अकाउंटिंग सीखते हैं, और अकाउंटेंसी का सीखते हैं। ठीक है जी। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल स्किल भी सीखते हैं। अब हमने आइडियल फॉर्म सीखी हुई है, फिर हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम ठीक जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपकी अकाउंटिंग जो आप कर रहे हैं वो गलत है या सही है। तो ये फर्क पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बार में आंसर नहीं मिलता, कई बार पता है क्या होता है, हम एक बार क्वेश्चन करते हैं, भाई वो गलती जो होती है ना, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार करोगे तो वही गलती होगी, इसका मतलब माइंड में क्या हो गया, डेडलॉक क्रिएट हो गया। यू हैव टू ब्रेक दैट डेडलॉक नाउ। उसके लिए क्या करिए, पानी वानी पीजिए, थोड़ा सा हेड डाउन कर लीजिए। बिलीव मी, हेड डाउन कर लीजिएगा, वो ब्रेक जो होता है वो टूट जाएगा फिर आपका, देन गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर आप उसी माइंड की कैपेसिटी में क्वेश्चन करेंगे, पूरा पेपर खराब होगा, ये देख लेना। और ऐसा होता है। देयर वर 2 स्टूडेंट्स ऑफ माइन, एक खेतान का था, एक समोबिल का था। दोनों को, और ये तुम्हारी दीदी के बैच में थे वो लोग। तो मैंने क्या किया कि उनको बोला कि भाई अगर कभी एग्जाम में प्रॉब्लम फंस जाए ना ऐसा कुछ, तो भाई हेड डाउन करना, पानी पी लेना और अपने आप को कूल करना। समोबिल वाले ने बात मानी, एक पर्टिकुलर कंपनी अकाउंट के क्वेश्चन में अटक गए। समोबिल वाले लड़के ने बात मानी, नहीं सॉरी, बाल भारती का लड़का था, उसने बात मानी, और समोबिल वाले ने नहीं मानी। समोबिल वाला उसी पोजीशन में क्वेश्चन करता चला गया, उसके नंबर आए 67, और जो दूसरा था उसके 99 आए। जबकि दोनों एक ही जगह पे फंस गए थे आके। पहले वाले ने बात मानी, दूसरे वाले ने नहीं मानी। क्योंकि उस स्टेज में आपका सब कुछ गलत होगा। आप देखते हो ना, कई बार क्वेश्चन करते हैं तो ये भी गलत वो भी गलत और गलत होता चला जाता है। बट हैव यू एवर ट्राई टू ब्रेक दैट पिन? नहीं ना, तो कोशिश करनी कभी ऐसा फंस जाए तो। अकाउंट पे क्वेश्चन करते समय कभी इमोशनल नहीं होना कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं वो कर पाऊंगा, ठीक है जी। आ, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहलाती है, ठीक है। अब लैंग्वेज ऑफ बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग, वो सारी की सारी चीजें जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम लेके चलते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं जरा। जैसे ये बोर्ड पे हमारे पास है 80 मार्क्स, 20 मार्क्स। हो सकता है मेरे स्कूल में तो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट भी होता है, आपके में मुझे नहीं पता कैसे चलता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, बोर्ड में हो चाहे इंटरनल, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम में, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना होगा, ये ध्यान रखना। इफ समबडी इज नॉट क्लियरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम बोर्ड में, तो भाई फिर उसका री एग्जाम नहीं होता, सीधा अगले साल बारी आती है, ये ध्यान रखना। तो प्रैक्टिकल में पास है, इसीलिए वेदर इट इज 11th और इट इज 12th, आपको अपने टीचर के साथ क्या करनी है, बहुत बढ़िया रेपो बना के चलनी है। भाई कई बार ये होता है कि भाई हमने थोड़े हायर कंसेप्ट आपको सिखाए, फिर आप कोशिश करते हैं क्या, चलो भाई टीचर का ट्रायल लेते हैं, एंड देन यू चैलेंज द नॉलेज ऑफ योर टीचर, विच इज बैड। विद्या ददाति विनयम, जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? एजुकेशन गिव्स यू मॉडेस्टी, है ना। अगर आपको नॉलेज है तो नॉलेज आपको ये थोड़ी बनाए कि आप 30 मार्क का तूफानी बंदे बनिए, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। नेवर एवर हैव एनी कॉन्फिल्ट्रेशन विद योर टीचर। मैंने एक मिनट डीपीएस आर के पुरम का मथुरा रोड का बच्चा था, उसके वाइस प्रिंसिपल उसे अकाउंटेंसी पढ़ाते थे। आई यूज टू टेक होम ट्यूशन इन 2007, उसके घर जाता था।
मैं उससे पढ़ा था, वो अगले दिन अपने टीचर के साथ पढ़ाने लेता था। अब बोर्ड में उसकी 80 में से 80 आए, 20 में से 16 नंबर आए। आउट ऑफ 100 कितना मिला उसको? दे। उसको स्कूल में था कि अगर कोई 100 लाता तो उसे 25,000 का कैश अवार्ड मिलता था, फेलिसिटेशन होता था। और सोचो भाई, आपकी मार्कशीट में अगर 100 में से 100 अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में दिख रहे हैं, तो व्हाट एन अचीवमेंट। क्यों खराब हुई अचीवमेंट उसकी? उसके ईगो की वजह से। तो नहीं करेंगे ऐसा। तुम ही हो माता और पिता तुम ही हो। टीचर के साथ कोई लफड़ा नहीं करना कभी भी, ना अकाउंटेंसी के साथ, ना इको के साथ, ना इंग्लिश, किसी टीचर के साथ नहीं। भाई देखो, अगर आपको ज्ञान लेना तो आपको हाथ ऐसे करने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी करना पड़ेगा किसी के साथ। तो कई लोग तो 11th में बोलते हैं कि भाई अब तो हार्मोन ज्यादा उबाल मार रहे हैं, अब तो हमसे बढ़कर जस्टिफिकेशन वाला कोई बंदा नहीं है। सो प्लीज, माई एल्डरली एडवाइस है, डोंट ruin योर पॉसिबिलिटी टू गेट परफेक्ट 100। अच्छा, 2019 में आई वाज आल्सो देयर इन द स्टूडेंट। हम लोग न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे थे। एयरपोर्ट में जैसे ही मैं फ्रैंकफर्ट उतरा तो वहां पर मेरी एक बच्ची का फोन आया। शी गॉट अकाउंटेंसी में 100, बिजनेस स्टडीज में 100, इंग्लिश में 100, इको में 99। क्या हुआ जी? 80 में से 80 था, स्कूल के प्रैक्टिकल में 20 में से 19 दे दिए। एंड वो बुरी तरह से रो रही। मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या दुश्मनी थी, कैसा था वो? बाई चांस वो किसी दूसरे बच्चे के नंबर डालने थे उसके में चले गए। वो दूसरे बच्चे के नंबर 19 क्यों करने थे? वो क्यों नालायक था, कुछ गड़बड़ कर रहा था, और नुकसान उसको हो गया। अब तो बदला नहीं जा सकता था। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट, ठीक है? आगे देखें जरा। आ, आपको जो आपका अब जो पेपर आएगा उसके अंदर एमसीक्यू आएंगे आपके पास। मैच द फॉलोइंग आएंगे, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आपने शायद 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, वैसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 या 4 नंबर के भी आएंगे, थ्योरी न्यूमेरिकल। अच्छा, यहाँ लिखा ना हमने 6, 8 और 10, ये क्लास 11th में आते हैं। 12th में तो सिर्फ 6 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, 8 का भी नहीं आता। लेकिन क्लास 11th में आपके स्कूल में टीचर में गिव यू द क्वेश्चन विच इज ऑफ 6 मार्क्स, विच इज ऑफ 8 मार्क्स, विच इज ऑफ 10 मार्क्स। ऐसा आपको अलग अलग स्कूल्स में दिखता है। 11th में देयर इज अ फ्रीडम टू द टीचर्स। लेकिन 12th क्लास में आपको जो मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन मिलेगा वो 6 नंबर का ही मिलेगा। तो जो आपके यूटी होंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे थोड़ा सा। ये तो हमारा क्या हुआ, प्रेजेंटेशन। तितली उड़ गई, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंटेशन पूरा हुआ, ठीक। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको आपके सिलेबस की तरफ, कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें दिखते हैं, ठीक है। सिलेबस हम प्रेस्क्राइब जो बोर्ड का होता है उसी को लेके चलते हैं। हाउ टू एग्जिट इट बताओ तो जरा मुझे। ये ठीक है, ठीक है जी। आई थिंक जो ऑनलाइन थे देखा आप लोगों ने ये। तो ये था आपका सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। इसका जो प्रैक्टिकल थियोरेटिकल, अच्छा देखिए, शुरू शुरू में क्या होता है कि आपके स्कूल में क्या होगा, कई जगह पे अकाउंटिंग इक्वेशन से शुरुआत कर देंगे, कई जगह पे क्या करें थियोरेटिकल से शुरुआत, कई जगह पे सीधा जनरल से शुरुआत कर देते हैं। लेकिन मेरा स्ट्रक्चर क्या है कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताऊंगा, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल सिखाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा, क्योंकि दैट इज द राइट वे। अगर आप किसी सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स जानते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एंड यू विल सी, प्रिंसिपल्स को रेफर कर करके मैं आपको बताऊंगा, देखो ये प्रिंसिपल है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस एंट्री, वी आर डूइंग दिस अकाउंटिंग। ये सब हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में मत जाना, क्योंकि मैं उसको, अच्छा, और एक और चीज है कि मान लो आपको लगता है कि भाई हाँ हमारे स्कूल में अकाउंटिंग इक्वेशन पहले आ रही है, मुझे पढ़ाने में उसको 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगेगा, तो कोई बात नहीं। सिट विद मी आफ्टर द क्लास, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में आइए, और वो जो टॉपिक है मेरे साथ 1 to 1 बैठ के कर लीजिए, वहां बैठ के कर लीजिए, वहां बैठ के कर लीजिए, ठीक है। आई डोंट वांट यू टू लैग बिहाइंड इन योर स्कूल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप मेरे पास 1 घंटे के लिए आ रहे हैं और 1 घंटे में जो हो गया चला गया, ठीक है। सो अगर आपके स्कूल में कोई, जैसे मान लो कैश बुक पढ़ा रहे हैं और हम चल रहे हैं जनरल एंट्रीज पे, तो आप कैश बुक सीख के जाइए मुझसे। आगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करिए, वो मेरे से सीख के जाइए। हम तो जिस स्पीड से चलेंगे उसी स्पीड से चलेंगे, उसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। बट यू हैव टू टेल मी इन एडवांस कि सर मेरे टॉपिक में, मेरे यूटी में ये चीज आ रही है, प्लीज मुझे ये करा दीजिए, तो विल डू दैट। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। गॉट इट? सब ध्यान रखें, लेकिन टाइमली बताना है आप लोगों ने मुझे, ठीक है। तो थोड़ा सा हैवी पड़ेगा आपके लिए, लेकिन जब आपके स्कूल में वो टॉपिक होगा तब आपकी रिवीजन हो जाएगी। और जब आप पहले कर लेंगे और यहाँ पढ़ाएंगे तो यहाँ रिवीजन हो जाएगी। और अकाउंटिंग क्या चाहती है, बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारा रिवीजन चाहिए होता है हमें, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं जरा द सिलेबस। एक बार देखें जरा सिलेबस क्या हमारे पास है। दोज हु आर ऑनलाइन, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? कैन यू सी यस। दिस? यस यस। सर। हाँ जी। तो देखिए जरा आपके पास यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, ये सीबीएसई ने स्ट्रक्चर दिया आपके पास, ठीक है। यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थियोरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिट 1 और यूनिट 2 में अकाउंटिंग प्रोसेसेस आ जाएंगी। ये टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरनल ग्रेडिंग तरीके 12 मार्क 44 मार्क्स, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है 24 मार्क्स का, और प्रोजेक्ट वर्क जो 20 नंबर का। आपके स्कूल में भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, लेकिन चैप्टर की वेटेज टीचर अपने हिसाब से क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके क्लास ग्रुप पे ऑलरेडी डाला हुआ है। जब अगली क्लास में आएंगे आई विल गिव यू द हार्ड कॉपी ऑफ दिस। जितने भी नोट्स होंगे मैं कलर प्रिंट आउट देता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देता। यू विल गेट कलर प्रिंट आउट। एक फोल्डर बनाएंगे, उसको संभाल के रखेंगे उसके अंदर, ठीक है। सो दैट, और हमेशा रखना अपने पास, इट विल हेल्प यू टिल यू गो फॉर योर ग्रेजुएशन। आप देख लीजिए, आपकी दीदी के पास मेरे नोट्स अभी भी होंगे, आपकी दीदी के पास भी नोट्स होंगे अभी भी, ठीक है? वो काम आते हैं बहुत आगे चल के। वी कीप्स ऑन मॉडिफाइंग देम। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि बच्चे पास करके जाते हैं, पूछते हैं सर हमें वो कैश फ्लो के नोट्स दे दीजिए, रेशियो के नोट्स दे दीजिए। सो मैं उनको अपडेटेड दे देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर पार्ट 1 में क्या क्या चीजें आपके सामने आएंगी, जरा देखिए। ये काफी सारा है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन होते हैं उसके बारे में बात आएगी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। ये चैप्टर 1 होता है बेसिकली, दिस इज व्हाट चैप्टर 1। तो ये हम क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर, चैप्टर 1 की कैटेगरी में जाएगा ये मुझे बता गया वो, मैं थोड़ा सा वेल वर्स नहीं हूँ, 2 महीने पहले ही खरीदा था मैंने ये। हाउ टू पुट मार्क ऑन दिस, इससे इससे हाँ। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये राइट हियर, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये ये बेसिकली चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का पार्ट दिखता है आपको ये वाला, अभी दिखेगा आपको जब मैं बताऊंगा आपको। चैप्टर 1 है। आ, अब इससे कैसे हटें, दोबारा क्लिक कर लें, ठीक है। और चलें आगे थोड़ा सा जरा। फिर ये चैप्टर 2, दूसरा वाला चैप्टर 2 आपके पास है। ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, चैप्टर 2। ये ट्रांजेक्शन कैपिटल ड्राइंग, मतलब अकाउंटिंग का तो जो हम टर्म यूज करेंगे ना उसके बारे में डिटेल बताएगा। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकम प्रॉफिट गेन लॉस, सबके। अभी किताब ना आई नहीं है, अभी बुक्स तो मार्केट नहीं आई है, अभी नहीं लेंगे आप लोग, लेकिन मेरे चैप्टर के नोट्स बने हुए हैं। बुक्स तो आपके लिए सप्लीमेंट्री है सिर्फ, नहीं भी आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ना। आई गिव यू द नोट्स, उसके हिसाब से हम चलेंगे। अच्छा, ये हमारे ऊपर डिटेल है, और उसके आगे क्या होता है ये सीबीएसई ने अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। थोड़ा और आगे चलें जरा। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, लॉस परचेज सेल गुड्स, स्टॉक क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, वाउचर क्या होता है। इसमें तो बहुत कुछ, बहुत कम दे रखी है। आई गिव यू अराउंड 50 जो आइटम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैं बोर्ड सीबीएसई के सिलेबस से थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ चीजों को। क्योंकि आई आई विल प्रिपेयर यू इन क्लास 12 फॉर सीयूटी, यानी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा और आगे चलें जरा। लेट्स गो हियर। फिर ये जो हमारे पास आया, ये वाला पार्ट, ये आपका है चैप्टर 3। दिस इज चैप्टर 3। अकाउंटिंग के अजम्पशंस कौन से हैं, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन सा है, ये सब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कंसेप्ट, इनके बेस पर हमारा क्या होता है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड चलता है। तब हम अकाउंटिंग में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और रिच बनते हैं। ये वाला सारा का सारा यहाँ पर एरिया, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा और ऊपर चलें जब यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास वाला चैप्टर आया, दिस इज ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका चैप्टर 4 बनता है, 3 नहीं बनता, 3 नहीं सॉरी, हाँ मतलब ये चैप्टर 3 4 ही बनेगा, चैप्टर 4 होता है ये वाला। ये छोटा सा चैप्टर है, कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला सारा का सारा पार्ट, ये जो है आपका चैप्टर 3 के अंदर, जो आपकी बुक होगी ना टीएस ग्रेवाल की, उसके अंदर चैप्टर 3 के अंदर कवर है। अगली बार अब आपको जब हार्ड कॉपी मिलेगी देन यू सी दैट, ठीक है। थोड़ा और आगे चलें जरा। यहाँ चलें। अब वो देखा था ना हमने, यूनिट अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहा था, ये यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए। ये यहाँ से आपका प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, वो तो थियोरेटिकल का एस्पेक्ट था यूनिट 1 में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहते हैं ना अकाउंटिंग के, वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये चैप्टर कुछ स्कूल्स में आता है, कुछ स्कूल में नहीं आता ये वाला चैप्टर। जैसे मान लो आर्मी पब्लिक स्कूल वाले, उनके में आएगा करवाना। जैसे मान लो मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा या डीपीएस बोलूंगा, उसमें ये नहीं करवाते हैं। अलग अलग स्कूल्स में चैप्टर कुछ में करवाते हैं, कुछ में नहीं करवाते, ठीक है। तो यू हैव टू, मैं तो करवाऊंगा इसे, मैंने रिस्पेक्ट वेदर इट इज देयर इन योर स्कूल एग्जाम और नॉट, मैंने तो सारे चैप्टर कराने हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि डीपीएस में कटे हैं, कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप में, कुछ समरबिल में कटे हैं, कुछ खेतान में कटे हुए हैं। लेकिन आई टेक एवरी चैप्टर, ठीक है। क्योंकि जब आप 12th में जाएंगे तो आपको उन चैप्टर की जरूरत पड़ती है। टीचर तो अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ चैप्टर काट देते हैं,
ठीक है। पर ऐसा भी होगा कि आपके टीचर कुछ ट्वेल्थ के चैप्टर आपको इलेवेंथ में करवाएं, तो वो भी आप मुझे टाइमली बताएंगे, ताकि मैं उसको आपको करवा सकूं। ठीक है जी, दिस इज देयर। और आगे चलें जरा। तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो है, ये कह रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स जर्नल, ये प्रैक्टिकल है। फिर ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है, स्पेशल पर्पस अलग चैप्टर है, कैश बुक अलग चैप्टर है, और परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये वाला अपने आप में अलग से एक चैप्टर है। तो चैप्टर के नाम अभी सबसे लास्ट में जब जाएंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको कौन कौन से नाम चैप्टर के। ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन में डाल रखा है कि ये चीजें भी हम आपसे पूछेंगे। ठीक। और ये जो लेजर दिख रहा है, इट इज ऑल्सो अपने आप में एक अलग चैप्टर। क्या होती है, कैसा होता है जब हम प्रैक्टिकल बनाना शुरू करेंगे ना, एंड आप देख रहे हैं इस सीक्वेंस से दिखा रहे हैं सीबीएसई ने, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। पहले आप ये जर्नल सीखेंगे, फिर आप कैश बुक सीखेंगे, फिर आप स्पेशल पर्पस बुक सीखेंगे, फिर आप उनका लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो इससे सिस्टमेटिक प्रोसेस। अगली क्लास में जब आपको मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसके फीचर्स वगैरह बताऊंगा, तब आपको उस पर पता चलेगा कि हम क्या क्या चीजों के बारे में करने जा रहे हैं। थोड़ा और आगे चलें जरा। फिर जब हम सिग्निफिकेंट तरीके से अकाउंटिंग सीख जाते हैं, मतलब मोटा मोटा अकाउंटिंग सीख जाते हैं, फिर आपको डाइवर्स टॉपिक्स वो बताते हैं। इसको कहते हैं बैंक। ये भी अपने आप में एक चैप्टर है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब आप कैश बुक बना रहे हैं और आपका बैंक में भी अकाउंट बनता है। आपकी कैश बुक में तो आपकी बैंक की एंट्रियां रिकॉर्ड होंगी, बैंक में जो है आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन बैंक रिकॉर्ड करेगा। फिर हम दोनों को रिकंसाइल करते हैं। पता चला कि मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 50 लाख होना चाहिए, बैंक कहता है नहीं नहीं, आपके पास तो 45 लाख रुपीज ही है। बैंक तो ऐसा कहता है। फिर तो गड़बड़ आ गई। अब आप क्या करेंगे, मैच करेंगे, यू विल रिकंसाइल इट। इसे बैंक रिकंसिलिएशन बोलते हैं। ये अपने आप में एक टॉपिक है, कुछ स्कूल्स में इसे कटवा देते हैं, लेकिन मैं कराऊंगा, क्योंकि अगर आप सीए करेंगे तो सबसे पहला काम यही होगा आपका। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं, तो पहले 3 महीने तक सीए के अंडर जब आप काम करेंगे, वो आपसे बीआरएसी बनवाएगा। भले ही ट्वेल्थ में ना काम आए ये, लेकिन प्रैक्टिकली ये काम आता है। ठीक है जी। इसके बाद ये डिप्रिसिएशन जो आपके पास है, ये अपने आप में एक और चैप्टर है। कुछ स्कूल्स में डिप्रिसिएशन चलता है, लेकिन डिप्रिसिएशन का एक पार्ट ना वो कटवा देते हैं, हटवा देते हैं उसको। लेकिन मैं कराऊंगा सारा पार्ट आपको, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है, इसकी ट्वेल्थ में काफी सारी इंपॉर्टेंस है, उसको लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है जी। भाई मुझे ये बताइए, अक्षिता, नीरव, आपका कैमरा बंद हुआ? आपने बताया थोड़ी मुझे कि कैमरा बंद हो गया है। हेलो। सर मेरे को लगा मेरी मेरी तरफ से कोई फॉल्ट होगा कनेक्शन नहीं में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, नहीं ऐसा नहीं, बताना चाहिए ना आप लोगों को। अब सिस्टम में कई बार मूवमेंट नहीं होती ना, तो स्लीप मोड में चला जाता है वो। इज इट ओके? कभी ऐसा हो ना यस सर। रिकॉर्डिंग वगैरह लगी तो मुझे बताएंगे आप लोग। अब कितना मिस किया आप लोगों ने अभी? सर। यस सर। कितना मिस कर चुके हो आप लोग? सर बस 10 सेकंड ही हुए थे, 10-15 सेकंड। अच्छा चलो अभी ठीक है। बंद हुआ है सर। चलिए ठीक है, आगे चलें थोड़ा सा। ये आ, ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट, ये कुछ स्कूल कटवा देते हैं इसको, लेकिन ये ट्वेल्थ में काम आता है। ट्वेल्थ में जो लास्ट चैप्टर है उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, उसमें अच्छा खासा इसका इस्तेमाल है। और वहाँ एडजस्टमेंट में कंपलसरी एडजस्टमेंट में एक क्वेश्चन आता है ये, लेकिन वो कटवा देते हैं क्योंकि सिलेबस काटना होता है, वैसा करते हैं। तो लेकिन हम करेंगे सारा कुछ। मैं आई आई बिलीव इन नो डिडक्शन, मतलब जो आपका सिलेबस सीबीएसई ने दिया मैं पूरा करवाऊंगा उसको। ठीक है। और आगे चलें थोड़ा सा। आ, जैसे ये वाला टॉपिक देखिए, ये वाला, ये ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स अकाउंट, ये लोग कटवा देते हैं, लेकिन नहीं है, करना है इसको। प्रोविजन ऑफ रिजर्व, ये बेसिकली एक थ्योरी का चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर होता है यहाँ पर। ये सारा का सारा जो चैप्टर दिख रहा है थ्योरी का। ठीक है, कुछ लोग इसे भी कटवा देते हैं, बट इट इज वेरी एसेंशियल फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है। और चले आगे जरा। तो अभी आपको लग रहा होगा नहीं, पता नहीं कौन कौन सी चीजें करके दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये टॉपिक देखिए, ये वाला, ये ना टीचर्स को भी मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो जनरल एंट्री थी ना, जनरल एंट्री बताया था मैंने आपको हेडिंग, अगर आपकी जनरल एंट्री अच्छे से नहीं करेंगे तो ये चैप्टर का गोबर बन जाएगा आपका, खराब हो जाएगा चैप्टर आपका। तो मैंने बोला ना, हर चीज अकाउंटेंसी में क्लास 11th या 12th में दैट इज प्रीटी मच इंटर रिलेटेड। तो कभी भी आप नहीं सोच सकते कि यार, जैसे एक और बात समझना बेटा, मैं बताऊं, मैंने बहुत क्लियरली आपके पेरेंट्स को भी बोला, मेरे डिक्शनरी में या तो आपको सब्जेक्ट आया या नहीं आया। आप बोलेंगे ना सर थोड़ा आ गया, थोड़ा कुछ नहीं होता, या तो आएगा या नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। आपको जो पढ़ना है मेरे साथ,
इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि भाई सर मुझे आ गया तो मतलब मैं डन एंड डस्टेड, मैं कुछ भी पूछूं आपको आंसर होने की पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं मैं कल सीख लूंगा परसों, वो कभी नहीं होगा। देन इट्स अ चेन ऑफ, ठीक है, मिसिंग कंसेप्ट्स एंड देन यू विल कोलैप्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। ठीक है। और समझना, जब आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो आपसे जनरल एंट्री पूछी जाएंगे इंटर्नशिप के लिए, अपनी जॉब के लिए, एमबीए वगैरह करने के बाद। रेक्टिफिकेशन एरर से पूछते हैं, भर भर के पूछते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट होता तभी नहीं पता होता, और जो पूछ रहा है उसे भी नहीं पता होता। तो अगर मुझे किसी को तंग करना है ना, तो मैं इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। लाइक सपोज मुझे टीचर्स के इंटरव्यू लेने ना, तो मैं इसको इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता हूँ कई बार। तो जो बता देते इसका मतलब नॉलेज अच्छी है उसकी, जो नहीं बता पाते मतलब गया। तो ये वैसा होता है आपका। ठीक है। अब ये जो है इसका ध्यान रखना भाई, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे, समझ लीजिए जब तक आपको अकाउंटिंग पढ़नी है तब तक, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ ले, चाहे बीकॉम ऑनर्स पढ़ ले, चाहे बीकॉम पढ़ ले, चाहे बीसीए कर ले, चाहे एमसीए कर ले, चाहे बीबीए कर ले, चाहे एमबीए कर ले, हर जगह पे आपको ये दिखेगा। इट इज इंटीग्रल असेंशियल पार्ट। बीसीए करने वालों को भी ये फाइनल अकाउंट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। एमसीए वालों को पढ़ना पड़ता है, बीटेक कर रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस में, उनको भी पढ़ना पड़ता है टॉपिक। इट इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे उसमें भी क्वेश्चन आएगा आपको इसका। इट इज सो इम्पोर्टेंट एंड इट इज द बेस। इस चैप्टर, ये जो पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है, इस पर क्लास 12th में 36 मार्क्स पर इसकी वेटेज पड़ती है। मतलब अगर आपने ये ढंग से कर लिया तो 12th का 36 मार्क्स का जो हिस्सा कितना होगा वो आप उसको आराम से हैंडल कर पाएंगे। अगर ये खराब किया, मेरे पास ना जैसे आप 11th में आ गए, देर आर स्टूडेंट्स जो कि 12th में सीधे आते हैं, तो पहले बैठा के मैं उनको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाता हूँ, क्योंकि वो नहीं करके आते हैं। इट इज सो इम्पोर्टेंट। ये लेकिन हमारा कंक्लूडिंग टॉपिक होगा, बाद में आएगा ये वाला पार्ट। ठीक है। अब आप देखिए आगे। यहाँ हालांकि मैं अभी बताऊंगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ये दो तरह से होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, ये विदाउट एडजस्टमेंट्स होते हैं, विदाउट एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट होता है। और ये वाला जो है ये एडजस्टमेंट्स के साथ होता है। चैप्टर दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला सर वाला आपकी अगर आपको वॉइस अच्छे क्रैक से, हो रही है। अच्छा क्रैक हो रही है, लेट अस सी क्या हुआ। अभी हुई है नहीं या पहले सर। से हुई? नहीं, ठीक है सर बेटा, अभी हुई कोई है। बात नहीं। हाँ हो सकता है अभी हुई होगी। सो लेट अस सी नाउ। तो ये चैप्टर जो बनेगा आपका ये फिर इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ। मान लो कभी छुट्टी हो जाए, कुछ हो जाए, सीक्वेंस मिस हो जाए, इसकी रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग देखने के बाद क्या करना है आप लोगों ने, नहीं समझ में आएगा तो बैठिए अगले दिन पूछिए आके, कोई भी टॉपिक, नॉट ओनली दिस टॉपिक, बट यू आर सपोज टू मेंटेन कंटिन्यूटी। सबसे जरूरी चीज वही होती है। थोड़ा और आगे चलें जरा हम लोग। यहाँ फिर ये बड़ा टेक्निकल हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। तो एक ये टॉपिक होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कुछ स्कूल्स में ये कटवा दिया जाता है। ठीक है, कटवा दिया जाता है, लेकिन हम करेंगे, इसका छोटा सा टॉपिक है, विल डू दिस। कटवा दे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, हम तो करेंगे उसको ढंग से। ठीक है। और आप मुझे बता देंगे कि भाई आपके स्कूल में कौन सी चीज कटी, कौन सी नहीं कटी है, लेकिन कर लेना, बिकॉज नॉलेज जितनी एक्वायर कर ले उतना अच्छा रहता है, आपके लिए भी और सबके लिए। ठीक है। और आगे चलें जरा यहाँ से। अब आपके स्कूल में ना प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा आपको, ये ध्यान रखना, अकाउंटेंसी में दे विल गिव यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कैसा देंगे वो टीचर की इंटरनल चॉइस होती है। ये तो बोर्ड ने बोल रखा है कि आपको इस तरह का प्रोजेक्ट दिया जाएगा, लेकिन इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि वो किस तरह का प्रोजेक्ट आपको देते हैं, इसका ध्यान रखना। तो प्रोजेक्ट टाइम पे बनाइए ताकि, और प्रोजेक्ट जनरली आपको दिए जाते हैं दो तरह से। देर आर टू सेट ऑफ एग्जाम्स, एक को टर्म वन बोलते हैं, टर्म टू बोलते हैं। टर्म वन में अलग प्रोजेक्ट देंगे आपको, टर्म टू में अलग प्रोजेक्ट। कुछ टीचर क्या करते हैं, जैसे कुछ स्कूलों के वो 12th वाला प्रोजेक्ट 11th में बनवा लेते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है। सो इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट तो मुझे बता देना। ठीक है। वी कैन हैंडल इट, वी कैन गाइड यू अबाउट दिस ऑल्सो। लेकिन अब अगर आप बोले कि मैं आपका प्रोजेक्ट बना के दूंगा, वो नहीं होगा। हाँ, बनाना तो भाई आपको ही पड़ेगा। आपकी राइटिंग वगैरह कर, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, जनरली हम अवॉइड करते हैं कि, बिकॉज इट इज टोटली, अब आप देखेंगे ना जो आपको बुक मिलेगी उसमें चैप्टर किस तरह से बने हुए हैं। देखो ये रहा, टीएस ग्रेवाल की किताब हम लोग फॉलो करेंगे, ये चैप्टर देखो इस तरह से चल रहा है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हुआ, ठीक है, ये थ्योरी हो गया, ये थ्योरी है, ये चैप्टर थ्योरी है, ये चैप्टर थ्योरी है। ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी का चैप्टर है। अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज प्रैक्टिकल। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। ठीक है। ऐसा करके थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या हो गया, अकाउंटिंग प्रोसेस रूल एंड डेबिट एंड क्रेडिट, दिस इज ऑल्सो थ्योरी। ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, दिस इज ऑल्सो थ्योरी। ये सब मिलेगा आपको, ठीक है, डोंट वरी।
ये जनरल जो है प्रैक्टिकल है, लेजर क्या प्रैक्टिकल है, सब्सिडियरी बुक्स प्रैक्टिकल है, स्पेशल पर्पस बुक प्रैक्टिकल है, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिकल है, बैंक रिकंसिलिएशन प्रैक्टिकल है, ट्रायल बैलेंस भी प्रैक्टिकल है। ठीक है, थोड़ा आगे चलें जरा और देखें आगे इसको। यहाँ ये डेप्रिसिएशन प्रैक्टिकल, प्रोविजन रिजर्व्स ये थ्योरी का चैप्टर है, सर्टिफिकेशन ऑफ एरर प्रैक्टिकल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल और ये प्रैक्टिकल। इस तरह से ये आपका टोटल टोटल जो सिलेबस होता है, इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से बन रहा है। ये ही है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। टेक्स्ट बुक की परेशानी मत लेना, अभी मार्केट में नहीं आई है, वैसे पुरानी वाली लेंगे तो ले ली क्या? अच्छा ये तो भाई, ये तो प्री हिस्टोरिक एज की है। अच्छा कौन शौर्य? एपीएस वाला? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, गॉट इट, ये वाला ऐसा करके है ये। इतना सारा सिलेबस आपके पास था, ठीक है। तब आप मुझे बताइए कि ये सिलेबस तो मैंने बताया, क्योंकि कितना समझे आप मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी चीजें टेक्निकल है, जब पढ़ेंगे हम तभी समझेंगे। आपके मन में कोई अप्रिहेंशन हो तो मुझे बताइए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस जो भी करेंगे वो फॉर्मेट के साथ करेंगे। यू शुड। अब एक और ध्यान रखना, ट्वेल्थ क्लास में ब्लैक पेन अलाउड नहीं होता, छोड़ दो ब्लैक पेन से लिखना, सिर्फ ब्लू पेन। आपकी जिंदगी से काला रंग निकाल दो, ब्लैक पेन यूज नहीं करना है, पेंसिल यूज करिए और ब्लू पेन यूज करिए, बॉल करिए, जेल करिए, पैलेट करिए, कैसा भी यूज कर लीजिए, दैट इज योर चॉइस। और नीट एंड क्लीन फॉर्मेट चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ट्वेल्थ के बच्चों की नोटबुक कि कैसे हमें काम चाहिए होता है। जब भी प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मेट बना के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, नीट एंड क्लीन काम करेंगे, गंदा गंदा नहीं करेंगे, ठीक है। और एक मैं एडवाइस आप लोगों को दे दूं, जो कि बच्चा गलत करता है। देखिए क्या होता है, जब आप लिखते हैं ना अपने यहाँ पर, तो आप ना ऐसा करते हैं, सब तो ऐसे ऐसे बना देते हैं, कुछ ऐसा ऐसा बना देते हैं और कुछ ऐसा ऐसा बना देते हैं, देखा होगा, ऐसे 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 चल रहे हो। मत करिए ऐसा। वो जो डीपीएस वाली लड़की थी ना, जो वॉर्टन चली गई है, उसकी राइटिंग बड़ी खराब थी, वो ट्वेल्थ में मेरे पास आई थी। आई एडवाइज हर कि बेटा ढंग से लिख थोड़ा सा तो। उसने बात फॉलो करी, उसने सारी बातें फॉलो करी, एंड दैट इज आई एम कोटिंग हर इन फ्रंट ऑफ यू। लिखने का कैसे तरीका, अकाउंटिंग में एक बात ध्यान रखिए, एक तो पहला शब्द जो बड़ा क्लियर लिखिए। जैसे मैंने बोल दिया जनरल, मैं ऐसा कर रहा हूँ जनरल, अब क्या है तो भाई जनरल, जनरल, पहला शब्द लिखिए ना ढंग से, पहला शब्द बड़ा क्लियर, हम पहचान जाएंगे कि जनरल लिखा है आप लोगों ने। पहला शब्द तो बड़ा क्लियर लिखना है। तो फिर कोशिश करिए कि जो भी आप लिख रहे हैं, या तो जैसे मान लो जो भी मैं आंसर लिख रहा हूँ ऐसे, सिलेबस, सिलेबस, ऐसे इस तरफ, ऑफ, इस तरह, या तो टेरर लिखिए या ऐसे लिखिए, नेक्स्ट, डोर, ऐसे करके। लेकिन कुछ क्या कर रहे होते हैं, सिलेबस यहाँ लिखा, नेक्स्ट यहाँ लिखा, आइटम यहाँ लिखा, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं लगेगा ठीक। सिमेट्री बनाइए ना अपने शब्दों की, तो प्रेजेंटेशन भी सुधरेगा आपका। मैंने बोला, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी है, प्रेजेंटेशन देना है, स्पीड देनी है और एक्यूरेसी देनी है, गलतियां भी बचानी है आपको, ठीक है। 30 की टेबल अभी से याद करना शुरू कर देंगे, दैट विल बी इजियर फॉर यू। और अभी तो शुरू के 3 चैप्टर थियोरेटिकल हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और एक दिन में याद नहीं होती है वो, हो जाती है धीरे धीरे करके। सबसे बड़ा दुख जो आप झेलेंगे, वो 13 से लेकर 19 की टेबल याद करने में झेलेंगे। तो कम से कम टारगेट बनाइए कि 11th क्लास में 20 तक की टेबल तो याद ही कर लें, उससे आसानी। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट्स होते हैं 25 तक के, उन्हें भी याद कर लेंगे। और उसके बाद, वैसे हम जब स्टूडेंट होते थे, हमने 30 तक के स्क्वायर रूट याद कर रखे थे, 30 तक के क्यूब रूट भी याद करे हुए थे। इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तब जब आप ट्वेल्थ के बाद आईपी मैट देते हैं, जब ट्वेल्थ के बाद तो सुखदेव कॉलेज वाले एंट्रेंस को देते हैं, होता है ना, ट्वेल्थ के बाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस होते हैं, वहां पर आपको ये हेल्प मिलेगी। तो इट इज ऑलवेज, उठा लेंगे, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको वैसा करना पड़ेगा। आपके जमाने में शायद कैलकुलेटर आ जाए तो बात अलग है ना। लेकिन जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ कैलकुलेटर अभी भी अलाउड नहीं है। वहाँ तो एग्जाम ही, वहाँ तो है ही नहीं। चाहे गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम देख लें आप, चाहे नीट इंजीनियरिंग एंट्रेंस देखते हैं आप लोग, कहाँ कैलकुलेटर अलाउड है? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कैलकुलेटर अलाउड है, कॉस्ट अकाउंटेंसी करेंगे कैलकुलेटर, कंपनी सेक्रेटरी में कैलकुलेटर अलाउड है, एमबीए के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, बीकॉम ग्रेजुएशन में कैलकुलेटर अलाउड है, बीकॉम ऑनर्स करें, बीकॉम करें, बीबीए करें, एमबीए करें, हर जगह कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। लेकिन जहां आपकी जॉब लगनी है, गवर्नमेंट सर्विस वाले एग्जाम्स हैं, या कैट का एंट्रेंस एग्जाम जिसके थ्रू एमबीए क्रिएट होगा, वहां कैलकुलेटर अलाउड। बैंकिंग के एग्जाम, वहाँ कैलकुलेटर अलाउड मतलब नहीं है। तो कैलकुलेशन जितनी अच्छी बनी रहेगी उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। नाउ एनी क्वेरी फ्रॉम एनीबडी। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज जरूर से करें, कोई डाउट होगा
अगली क्लास में पूछें, इफ डाउट टू बी एड्रेस टू एवरीबडी आई आंसर, एंड इफ डाउट इज स्पेसिफिक पर्सनल डाउट देन आफ्टर द क्लास यू कैन गेट इट फ्रॉम मी। ठीक है जी। स्कूल का होमवर्क पूरा करिए, और जनरली किताब तो एक ही है ना हमारी, अगर आप इसको यहाँ पढ़ लेंगे तो स्कूल में आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चाहे स्कूल में करें, चाहे रफ में करें, चाहे फेयर करें, काम हमेशा फॉर्मेट के साथ साथ करना है आप लोगों को। ठीक है जी, फॉर्मेट के साथ काम करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू। एनी क्वेरी फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एनी चीज, एनीथिंग यू वांट टू आस्क सिंस इट्स बीइंग अ न्यू सब्जेक्ट, बोलिए। वो ये नहीं पूछेगा कितना घंटा पढ़ना चाहिए। हम्म? ये नहीं, कितना घंटा पढ़ना चाहिए बताओ। अच्छा, तो जो बहुत, जैसे मैं हमेशा एवरेज से नीचे का स्टूडेंट रहा, तो मेरा एक साथी जो था, अगर वो 1 घंटे में चीज समझता था तो मुझे उसको उसको पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए 4 घंटे लगते थे मुझे, तब जाके मैं उसको टक्कर देता था। तो इफ यू आर सुपर इंटेलिजेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए बेटा, मेरा पढ़ाई से मतलब है इफेक्टिव स्टडीज से। आपने 4 घंटे किताबें खोल ली, 3 घंटा तो आपने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में बिताए, आपकी तो प्रोडक्टिव स्टडी एक ही घंटे की हुई ना। इफ आई एम टेलिंग यू कि प्रोडक्टिव स्टडी मतलब फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस, वो होती है इफेक्टिव स्टडी। सब्जेक्ट तो 2 घंटा रोज दीजिए, हो जाएगा काम आराम से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एट होम यू आर नॉट एबल टू डू, तो फिर आप यहाँ बैठ के कर लीजिए। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे दिन है आपका, ठीक है। तो जैसे आपकी क्लास होती है, मान लो 6:30 से 7:30 का मैंने टाइम रखा, लेकिन आपको लगता है कि भाई हाँ मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो आई एम हियर फ्रॉम 4:30, आप 4:30 आके बैठ के अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। बीच बीच में जो डाउट होता है यू कैन आस्क। फिर आपको लगता है कि नहीं, 4:30 से 6 मतलब हमारा कोई दूसरा ट्यूशन होता, तो आप ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे के दिन आ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। फिर भी परेशानी अगर लगती है कि नहीं कोई अलाइनमेंट नहीं बन रहा, तो जस्ट मैसेज में कि कैन वी मीट ऑन संडे, तो संडे को हम मॉर्निंग में, जनरली मॉर्निंग में ही वी कैन हैव अ क्लास, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, है ना। बट यू हैव टू ओपन अप, मतलब अच्छा मान लो मैंने कोई चीज समझाई, तो आपने देखा कि यार 15 बच्चों में से 14 को आगे मुझे नहीं आई, डोंट हेजिटेट। हो सकता है कि ये जो 14 है, इनमें से सिर्फ 5 को ही समझ में आई, 9 बच्चे ऐसे ही बोल रहे होंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं समझ में आएगा तो सर क्या सोचेंगे, अरे मैं तो तब सोचूंगा जब मैं ये देखूंगा तुम्हें नहीं आया और तुम फिर भी छुपा रहे हो। सो यू हैव टू ओपन अप। कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ते समय तो हमें एकदम बेशरम बन जाना चाहिए, तभी आप कुछ पढ़ेंगे आगे, तभी सीखेंगे कुछ आगे चल के। ठीक है। सो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास टुडे। अगली क्लास एग्जैक्टली 6:30 पे आप आएंगे, 6:35 में शुरू करूंगा, एंड विल डिलीवर द कंसेप्ट, और मैं वो नोट्स भी फिर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। दैट्स फाइन। नहीं हो पाता, ज्वाइन ऑनलाइन, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, लेकिन रेगुलरिटी रखनी है, और ऑनलाइन ज्यादा नहीं करना, बहुत कम, बहुत कम। ठीक है जी, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। सो आई थिंक अक्षता, नीरव, वी आर वाइंडिंग अप इट टुडे। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और मुझे ओके सर। अपने नंबर आप अपडेट करा देंगे, इसी की रिकॉर्डिंग में ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, इसकी ठीक वजह से देखने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन बाकी का कंटेंट विल पोस्ट ऑन द ग्रुप। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। है।